डे पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एचआईवी प्रिवेंशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और एचआईवी प्रिवेंशन क्या है? एचआईवी है क्या? किसी को पूरा नाम पता है क्या? एचआईवी है क्या? एचआईवी खुद अपने आप में बताता है कि मैं क्या हूँ। वायरस नहीं, एचआईवी क्या है? पूरा नाम क्या है एचआईवी का? मतलब इंसानों के अंदर जो इम्यूनिटी, जो लड़ने की शक्ति है उसको कम करने वाली एक ऐसी बीमारी है जो आगे प्रोग्रेस कर, आगे बढ़ के एड्स बनाती है। एचआईवी से एड्स बनता है, एड्स अलग नहीं है। एचआईवी बढ़ जाता है तो एड्स बनता है। एड्स का क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। एड्स का ये है। उसका मतलब एक्वायर्ड क्या होता है? एक्वायर्ड जो हम कहीं से लेते हैं और वो बढ़ जाता है, वो होता है एक्वायर्ड। कहीं पे है वो, कहीं से हमें मिला पर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं या फिर उसको बचाते नहीं है और वो बढ़ जाता है, वो होता है। वो भी इम्यूनिटी पे करता है पर उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है, इसलिए एड्स का इलाज नहीं है। एचआईवी को आप प्रोग्नोस करके, अर्ली डायग्नोस करके उसको आप धीरे धीरे ट्रीट कर सकते हैं। हम आते हैं पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? आजकल के टाइम पे सबसे ज्यादा फेस करती हुई रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। उसमें सबसे कॉमन चीज क्या आती है जो हम डे टू डे लाइफ में भी हो जाता है? हमें कभी कभी हमें यूरिन में जलन होने लग जाती है। यस, किसने बोला? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव क्या होता है? जो हमारे ऑर्गन्स है रिप्रोडक्शंस के, उसी में इंफेक्शन होता है। अगर वहां पे इंफेक्शन है तो वो भी रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड होता है। अगर आपके पैसेज में ही कोई इंफेक्शन है, यूटीआई जैसा इंफेक्शन है, आपको कांस्टेंट पेट में पेन रहेगा। वो पेन बढ़ के आगे क्या बन जाता है हमें नहीं पता, क्या बन जाएगा वो भी नहीं पता हमें, पर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो वो इफेक्ट कर गया ना। आपको सबको पता होगा कि अगर छोटा सा यूटीआई पेशाब की जलन से स्टार्ट होता है, फिर वो पेशाब रोकता है, फिर पेशाब रोकने के बाद आपकी किडनीज में स्वेलिंग आ जाती है। कि हर किसी को पता होगा, किसी ना किसी को तो आगे रिलेटिव्स में होगा कि पस हो गई किडनी में, छाल आ रही है पेशाब में, पीला आ रहा है, पेशाब करते टाइम दर्द हो रहा है। ये कैसे होता है? नॉर्मल सी हाइजीन की वजह से होता है हमारी ना। ये कैसे? हम हर जगह पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं। आजकल पब्लिक टॉयलेट इतने गंदे हैं, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन वहां होता है। ये मिथ नहीं था कि पहले लोग बाहर बैठना प्रेफर करते थे एक कमरे की जगह। बाहर बैठने से कोई इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि ओपन एरिया है, बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड जो भी होते हैं वो इन एयर मिक्स हो जाते हैं, वो वहां एक कांस्टेंट जगह पे नहीं रहते। हमारे पास सबसे बड़ा एग्जांपल है डॉगी। कहीं पे बाथरूम भी करना होता है ना, पहले वो झाड़ता है, फिर बाथरूम करता है, फिर वो उधर मिट्टी डाल के जाता है। वो भी अपना एरिया साफ करता है, वो भी साफ सुथरी जगह पे जाके ही अपने आप को फ्री करना चाहता है, स्टूल पास करना चाहता है या फिर यूरिनेट करना चाहता है। हम अपनी ही जगह तो नहीं। अभी कोई वॉशरूम जाएगा, कल परसों बॉयज स्कूल से निकलते ही बाहर स्मेल आती है। शायद कोई होगा मेरे साथ, तो टीचर मैंने उसी टाइम बोला था कि स्मेल आ रही है। वो बच्चे यूज करते हैं, बच्चे सेम ही एरिया में जा रहे हैं, हर कोई जा रहा है और बच्चे ऐसे होते हैं, ये नहीं देखते कि हाँ पानी स्मेल आ रही है तो उसको क्लीन करेंगे या फिर कुछ। हम अपने घर को जितना क्लीन रख सकते हैं हम किसी और एरिया को उतना क्लीन नहीं रख सकते। इसीलिए हमें यूटीआई बहुत फ्रीक्वेंट होता है। मेल्स को यूटीआई बहुत रेयर होता है, फीमेल्स को यूटीआई बहुत ज्यादा होता है क्योंकि फीमेल ऑर्गन्स ओपन होते हैं, मेल कोई ऑर्गन ओपन नहीं होता। व्हेन अ लेडी सिट ऑन चेयर या फिर नीचे बैठती है किसी भी सीट के ऊपर, फीमेल ऑर्गन्स ओपन अप होते हैं, प्राइवेट पार्ट का एरिया ओपन अप होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो रिवर्स बैक आता है वहां से। सेम गंदे जगह पे बैठ रहे हो, हर कोई ब्रश तो मारेगा नहीं पहले, हर किसी के पास इतना टाइम है ही नहीं कि अपनी जगह साफ करके बैठ पाए। अभी मैं बैठी हूँ, मैंने वहां पे चेयर पे देखा नहीं, मैं अभी बैठी हूँ वहां जाके, मुझे भी नहीं पता वो साफ थी, क्या पता उस पर चाय गिरी हो, मेरी पैंट गंदी हो जाए। कोई आजकल कुछ भी बिना देखे सब कुछ कर देता है, फिर बाद में हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। इसी का एग्जांपल होता है रिप्रोडक्टिव
ट्रैक इन्फेक्शन, उसमें फीमेल्स कैसे बच सकती है? फीमेल्स अपने आप को वॉश कर सकती हैं आफ्टर एवरी पासिंग द स्टूल्स और पैसेज ऑफ यूरिन, उसके बाद क्लीन कर सकती हैं अपने आप को। मेल्स ये कर सकते हैं कि एरिया होता है, दीवार है, अगर गंदी दीवार पे ना करें, वहां पे यूरिन का पैसेज बना हुआ है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके एरियाज में डिफरेंस होना चाहिए ताकि वो बैक्टीरिया उड़ के फिर आप पे ना आए। क्लीनिनेस तो मस्ट है, हाइजीन मस्ट है, अपनी क्लीनिनेस और अपना हाइजीन मस्ट है। उससे क्या होता है कि आपकी प्रिवेंशन रहती है, आपकी स्किन करोड नहीं होती है। हर किसी को पता होगा प्राइवेट पार्ट में वाइट कलर का डिस्चार्ज बन जाता है, वो क्लीन नहीं रहते हो तब बनता है, अगर क्लीन होता है तब नहीं बनता, और वो बैक्टीरिया कॉज करता है, बैक्टीरिया कैच करता है वो वाइट पार्ट। इसलिए क्लीन रहना बहुत जरूरी है। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं? फीमेल्स में होता है यूट्रस, ओवरीज, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब्स, अंदर बच्चेदानी के अंडे, हमारा इंटरकोर्स का सेक्शन, हमारा संभोग का सेक्शन पार्ट जहां से संभोग करते हैं, वो सब इंक्लूड होता है। इंक्लूड यूरेथ्रा जहां से सुसु आता है, यूरिन का पैसेज है जो मेल में पीनस, स्क्रोटम और टॉप टिप कहते हैं जिसको हम, जिसपे फोल्ड्स आते हैं, वो यूरिन का पैसेज, ये सारी चीजें मेल में इंक्लूड होती हैं। आजकल की जनरेशन, हमने कल जैसे पढ़ा था, सब्सटेंस अब्यूज करती है, तो उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इफेक्ट होती है। स्मोकिंग से यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स श्रिंक करते हैं, उनकी नेचुरल हेल्दी डाइट जो होती है वो नहीं मिलती उनको, इन चीजों से वो थोड़ा दूर हो जाते हैं, उन चीजों से सड़ने लग जाते हैं। अगर हम देखो, किसी ने भी देखा होगा अंगूर को, अगर वो पेड़ पे लगा है तब तक वो हरा रहता है और वो स्टिफ रहता है, जैसे ही हम उसको तोड़ते हैं वो किशमिश बनता है। काला अंगूर देखा होगा किसी ने अपर हिमाचल में, जब तक वो पेड़ पे है वो राउंड सा गोल सा रहेगा, उसको तोड़ के वो ड्राई फ्रूट बनाते हैं, वो श्रिंक हो जाता है। वही है, जब तक उसको पोषण मिल रहा है तब तक वो हेल्दी है, जब उसको पोषण मिलना बंद हो गया तो उसकी जो नरिशमेंट है वो खत्म हो गई। वही शरीर के साथ है, हम उसको प्रॉपर चीजें देंगे तो वो हेल्दी रहेगा, अगर हम उसको प्रॉपर चीजें नहीं देंगे तो वो हेल्दी नहीं रहेगा, जिसमें आती है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आजकल सबसे हाई रेट ऑफ इनफर्टिलिटी है, आजकल बच्चे नहीं होते, मेल में भी कोई कमजोरी होती है, फीमेल में भी कोई कमजोरी होती है, मैक्सिमम ये होता है। आजकल, पहले तो नहीं थे इनफर्टिलिटी सेंटर्स, पहले आईवीएफ नहीं होता था, पहले टेस्ट ट्यूब बेबीज नहीं होते थे। ये 5-6 सालों से क्या हुआ है कि आईवीएफ इतना हाई हो गया है कि हर दूसरे तीसरे बंदे को ये होता है कि बच्चा नहीं हो रहा है। पहले बांझपना इतना कम होता था, आज बांझपना बढ़ क्यों गया है? ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ गया है, ये हमारी अननरिश्ड चीजों की वजह से बन गया है। हम पहले हेल्दी रहते थे, अब हम हेल्दी नहीं रहते क्योंकि हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज हर चीज के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मैक्सिमम केसेस देखे होंगे कि इतनी टाइम हो गई शादी को, आज तक ये ट्राई कर रहे हैं, इनको बेबी नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो रही है, उनकी इनफर्टिलिटी हो रही है। आजकल एक ट्रेंड है, यंग यूथ में है, इंटरकोर्स पहले ही हो जाता है, बिफोर मैरिज सबका हो जाता है, तो अब वो इंटरकोर्स हो गया, गलती से कुछ मिसहैप हो गया तो क्या करेंगे, वो सेकंड विद इन सेकंड्स उसको बोल देंगे टैबलेट ले ले, आईपिल, सहेली, आईपिल, अनवांटेड 72, ये करके टैबलेट्स ले लेते हैं। ऑन सर्टेन टाइम वो हेल्प आउट करती है, वो ओव्यूलेशन नहीं होने देती, पर सोचो अगर कोई नेचुरल चीज है जिसके बच्चेदानी को ही खोलती है, वो पीरियड्स जाती है, वो बच्चेदानी से ही पीरियड आते हैं, अंडे फूटते हैं तभी पीरियड्स आते हैं, अगर वो सपोज वो मेडिसिन ना खाए वो कंसीव कर जाए
वहां पे बेबी होगा। अब बेबी ना हो तो उसने एक मेडिसिन खिलाई है, वो क्या करेगी, वो नीचे जाने बच्चेदानी का मुंह खोल देगी। नेचुरल पोजीशन तो नहीं है ना, वो नेचुरली जब होना था तब तो नहीं हुआ ना, उसने उसको वीक कर दिया। वो क्या करती है मेडिसिन, वो भार नहीं देने देती है। कोई छोटा सा भार आएगा वो खुल जाएगा, वो मेडिसिन यही काम कर रही है ना। वरना वो भार आएगा वो वही अपनी नेचुरल पोजीशन से वो होल्ड करके रखेगा, वो होल्डिंग टेक्निक ही खत्म कर देगी वो मेडिसिन उसकी। तो जब इसका उस टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब अ पर्सन वांट टू कंसीव या फिर वो चाहता है कि कुछ हो, हमारी फैमिली आगे बढ़े, वो उस टाइम के लिए अगर फॉर अ लॉन्ग टाइम वो दवाइयां खाई गई है, वहां की मसल्स की रिस्ट्रिक्शंस छूट जाती है, वहां की मसल्स जो है वो अपने आप की इलास्टिसिटी छोड़ देती है, तो वो खुल जाता है। कंसीव किया कुछ दिन बाद, आपने सुना होगा कि 3 महीने तक कंसीव अगर हो जाता है तब तो आगे चल जाता है, वरना 3 महीने में बहुत अबॉर्शंस होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि वजन नहीं उठा पाता शरीर, या फिर शरीर में कोई कमी होती है, वहां की लाइनिंग खराब हो जाती है, सबने सुना होगा। बच्चेदानी की परत कम हो जाती है, ये फीमेल्स में नहीं होता है, ठीक है। मेल्स में क्या होता है, शुक्राणु ही नहीं बनते हैं, शुक्राणु की ताकत ही खत्म हो जाती है। एक रास्ता जाना है, उस दरवाजे से यहाँ तक आना है, वो शुक्राणु वहां से यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। शुक्राणुओं में ही इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो आगे अपना रास्ता पूरा तय कर सके। ये दोनों साइड से चलता है। अब क्या आ गया, उसको प्रिवेंट, उस चीज को, इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, बांझपना को प्रिवेंट करने के लिए अब क्या आ गया, बड़ी टेक्निक्स आ गई है, जिसको कहते हैं IVF, इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीट करने के लिए इंट्राविट्रस फर्टिलाइजेशन आ गई है। उसमें क्या करते हैं, कई तरीके से होते हैं, कईयों के अंडे लिए जाते हैं और शुक्राणु लिए जाते हैं, उनको लेबोरेटरी में मिलाया जाता है। फिर जब वो अंडे, आप हर किसी ने देखा पढ़ा होगा कि अंदर मल्टीप्लिकेशंस होती हैं, एक अंडे से छोटे अंडे से बड़ा अंडा बनता है, बड़े अंडे से ऐसे करके 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से आगे एक छोटा सा जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद वो बच्चा बनता है, फीटस बनता है, ठीक है। वो सेम जो अंदर होना चाहिए था वो बाहर करते हैं लैब वाले, वो बाहर करते हैं। ये फर्स्ट टेक्निक है जिसमें अंडा भी दिया गया है, ओवम दिया गया है लेडी का या वाइफ का, और स्पर्म या फिर सीमेन दिया गया है आदमी का, हस्बैंड का। इनको लैब में मिलाया जाता है। दूसरी टेक्निक कैसे होती है, जिसमें आप डोनर ढूंढते हैं, फिर शुक्राणु लिए जाते हैं और नेचुरल लेडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। फिर जिसको हम अगर बाहर करते हैं तो उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, पर अगर अंदर कर रहे हैं फीमेल के तो उसको कहते हैं इंसेमिनेशन, अंदर डालना, क्योंकि एक ऑर्गन तो फीमेल का ही है, मतलब एक्चुअल सोर्स का ही है। फिर आ गई है इनफर्टिलिटी में सर्वोगेसी। सर्वोगेसी लीगल की गई है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, आज भी उसको बहुत प्रॉब्लम्स है। सर्वोगेसी सिर्फ फीमेल्स के लिए लीगल हुई है, मेल्स के लिए लॉज हैं जो अभी सर्वोगेसी में लीगल नहीं हुए। वो ये हो गई इनफर्टिलिटी के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नरिशमेंट के लिए ट्रीट करने। और रिप्रोडक्टिव इश्यूज क्या होते हैं, एक हो गया UTI, एक हो गया इनफर्टिलिटी, बाकी आते हैं इन्फेक्शन वाले, HIV और एड्स। HIV एक ह्यूमन इम्यूनोकॉम्प्रेसेंट वायरस है। वायरस कौन सा है ये 1970s में आया था, US में आया था। तब से लेकर आज तक इसका कोई प्रोक्लेम्ड डायग्नोसिस नहीं आया, कि इससे ट्रीटमेंट नहीं आया, कि इससे शर्तिया ये ठीक हो जाएगा, नहीं आया अभी तक। 1970s, आज चल रहा है 2023, मतलब 50 सालों से ये ऐसे ही चल रहा है, जिसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं आया कि ये इस वजह से। हाँ, ये रेट्रोवायरस की वजह से होता है, जो पहले जानवरों में पाया गया था। ये US में स्टार्ट हुआ था, तब पूरी एक छोटी सी एरिया था कंट्री में, वो पूरा इन्फेक्शियस हो गया था और 90% 3 महीने में पॉजिटिव आए थे और 10% की जो पॉपुलेशन थी वो 6 महीने में पॉजिटिव आई थी। उसके बाद से वो पूरा
पूरा एरिया सील डाउन किया गया था और वहां की पॉजिटिव जनरेशन से ये आगे रूल ऑन होता गया। पहले ये एनिमल्स में आया था। इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? पहली बात, इसमें मिथ्स क्या होते हैं? सबको क्या पता होगा कि ये छूने से जाता है। हम इसी में चलते हैं आगे ना, इसमें आगे है आरटीआई क्या होता है? पर्सनल हाइजीन। वही अपने आप को एम्फसाइज करिए, अपनी पर्सनल हाइजीन। जो मैंने बोला कि क्लीनिनेस, फीमेल्स को मोस्टली ये करना चाहिए कि अपने आप को क्लीन रखना ही चाहिए है, ताकि इन्फेक्शन किसी भी तरह से, किसी भी सोर्स से खराब ना हो, क्योंकि ये इम्यूनिटी ही डाउन करता है, इम्यूनिटी पे ही टैकल करता है। ये कोई भी वायरस होता है ना, वो इम्यूनिटी पे टैकल करता है। हमारा गला दर्द होता है ना, अगर हम उसको उसी टाइम ना पकड़े तो वो बाद में जाके टॉन्सिल्स कर देता है। फिर टॉन्सिल्स अगर एनलार्ज हो जाए या लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाए तो हमें फीवर आ जाता है, गला बंद हो जाता है हमारा। अगर हम उसको पहले ही प्रिकॉशंस ले लें तो वो वही रुक जाएगा, उसके बाद नहीं होगा कुछ। आगे आते हैं अवेयरनेस ऑन सिम्टम्स ऑफ आरटीआई एंड वेज टू प्रिवेंट। आरटीआई क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। वही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसकी हम अभी बात ही कर रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या इन्फेक्शंस हो सकती हैं। फिर आता है लर्नर demonstrate comforts in sharing concern about the reproductive health and assessing services without shame and guilt। हम आधी से ज्यादा टाइम तो, मैं भी अभी आधे से ज्यादा टाइम तो कुछ वर्ड्स ऐसे बोल नहीं रही हूँ क्योंकि